तो हम लोग एसिड बेस और सॉल्ट के पहले लेक्चर में कवर कर लिए थे कि जो एसिड होता है वो जनरली मेटल के साथ रिएक्शन करने के बाद क्या देता है, जो बेस होता है वो मेटल के साथ रिएक्शन करने के बाद क्या देता है, मेटल से रिएक्शन करने के बाद कौन सी गैस उसमें से बाहर निकलती है। इस सब चीज़ों के बारे में हम लोग कवर कर चुके थे। आज हम लोग सीखेंगे कि एसिड और बेस का सेकंड लेक्चर है ये। इसमें हम लोग अगर पहली चीज हम पूछें कि अगर जो भी हमारे पास एसिड और बेस है या जनरली हमारे पास अगर बेस है तो वो मेटल के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके रिएक्शन करके क्या देता है। जो मेटल के ऑक्साइड है उसके साथ वो रिएक्शन करने के बाद क्या देगा। उससे पहले अगर मान लीजिए कि हमारे पास अगर पूछा जाए कि जो एसिड है वो मेटल के ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके क्या देगा, तो कहते हैं कि सबसे पहले अगर हम टॉपिक पढ़ें कि मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ एसिड, ठीक है। जो धातु के ऑक्साइड हैं, धात्विक ऑक्साइड अम्ल से अभिक्रिया, आप लिख सकते हैं कि धातु ऑक्साइड की अम्ल से अभिक्रिया, ठीक है। तो कहते हैं कि इसके लिए अभी काम करेंगे। सबसे पहले एक छोटा सा बीकर लेंगे। आप एक फ्लास्क ले लिए। अब इस फ्लास्क में आप क्या करिएगा कि थोड़ा सा कोई भी मेटेलिक एलिमेंट्स को ले लीजिए। जैसे मान लीजिए कि हम यहां पर कॉपर का ऑक्साइड ले लिए। क्या ले लिए? कॉपर ऑक्साइड ले लिए, ठीक है। अब इस कॉपर ऑक्साइड में क्या करेंगे कि यहां पे हम डाइल्यूट, ध्यान रहे, तनु HCl। डाइल्यूट का मतलब होता है उसमें पानी मिलाकर उससे हम लोग उसको जो उसकी कंसंट्रेशन होती है उसे कम कर देते हैं, ठीक है। तो डाइल्यूट HCl क्या करते हैं, इसमें मिलाते हैं और मिलाने के बाद इसे हल्के हाथों से हिलाते हैं। अब फिर देखते हैं क्या होता है। आप इसको प्रैक्टिकल कॉलेज में कर सकते हैं, आप स्कूल में जाकर अपने टीचर से बोलकर इसे कर सकते हैं। मतलब कि जो कॉपर ऑक्साइड था जब ये HCl के साथ मिला तो यहां से बनता है, क्या बनता है, तोड़ेंगे तो बनता है Cu2 प्लस और O2 2 माइनस। यहां से टूटता है तो H प्लस और Cl माइनस, यहां पे 2 प्लस है, यहां पर 1 प्लस है, यहां पे 2 माइनस, यहां 1 माइनस है, तो 2 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। अब यहां से ये बन जाएगा CuCl2 और यहां से बन जाएगा H2O। मतलब ये बनता है CuCl2 और H2O। ये जो सॉल्ट बना, ये जो लवण बनता है, आपको बताएं ये जनरली ब्लू कलर का होता है। आई बात समझ में? ये क्या होता है, जनरली ब्लू कलर का होता है। तो कह सकते हैं कि जब हमारे पास मेटल के ऑक्साइड जब किसी अम्ल के साथ या एसिड के साथ जब मिलता है तो क्या देता है, सॉल्ट देता है और साथ में H2O देता है। कह सकते हैं ना कि जब हमारे पास मेटल के जो ऑक्साइड हैं जब एसिड के साथ मिलते हैं तो हमें क्या देते हैं, सॉल्ट और वाटर देते हैं। मतलब कि जो हमारे पास धात्विक ऑक्साइड है ये जब अम्ल के साथ मिलता है तो क्या देता है, लवण देता है और जल देता है। आई बात समझ में? तो आप इस तरह से कोई भी कंपाउंड आप ले सकते हैं। जैसे में अगर यहां पर अगर हम दूसरा एग्जांपल ले लें, कैल्शियम ऑक्साइड को जब आप H2SO4 के साथ मिला दो, जब आप कैल्शियम ऑक्साइड को H2SO4 के साथ मिलाते हो तो क्या बनेगा, यहां से Ca2 प्लस और O2 माइनस, यहां से 2H प्लस SO4 2 माइनस। अब ये क्या करेगा, 2 प्लस माइनस के साथ मिलेगा तो बनाएगा CaSO4 और यहां से क्या बनेगा, H2O। तो यहां से बन गया CaSO4 और H2O। ये भी क्या करता है, एक लवण के रूप में यानी कि सॉल्ट के रूप में बना। तो इस तरह से कोई भी जब मेटल के ऑक्साइड जो होगा अगर वो क्या करेगा, एसिड के साथ मिलेगा तो हमेशा वो सॉल्ट देने का काम करेगा, ठीक है।
तो मेटल के जो भी ऑक्साइड होगा वो सॉल्ट के साथ मिलकर क्या देगा, सॉरी एसिड के साथ मिलकर वो सॉल्ट देने का काम करेगा। तो आप इस तरह से आप कोई भी ऑक्साइड को लेकर आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। अब यहां पे तो हुआ मेटल की ऑक्साइड। अगर मान लीजिए कि यहां पे जो हमारे पास मेटल के जगह पर नॉन मेटल रख दे, मान लीजिए कि यहां पे जो हम अभी तक मेटल का यूज कर रहे थे वहां पर अगर जो हमारे पास नॉन मेटल अगर हमारे पास होता तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि हमारे पास नॉन मेटल दे दिया जाए और फिर उसके बाद कहा जाए कि जो भी हमारे पास ये रिएक्शन है यहां पे जो है इसको अगर इस पोर्शन को अगर देखा जाए तो क्या होगा। अगर मान लीजिए कि इसी सिस्टम को अगर हम किसी दूसरे कंटेनर में लेकर आए, ठीक है, दूसरे कंटेनर में कैसे लेकर आएंगे आपको हम समझाते हैं। मान लीजिए कि जो भी हमारे पास ये प्रोसेस दिया गया, अगर यहीं पर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ले लें CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, या कैल्शियम ऑक्साइड को ले लें CaO, पहले आप CaO से कराइए, कैल्शियम ऑक्साइड को ले लें, ठीक है। आपको पता है कि जब इसके साथ CO2 पास कराते हैं तो बनता है CaCO3, दूसरा नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। आपको पता है ना कि कैल्शियम का ऑक्साइड जब CO2 के साथ मिलता है तो COCO3 बनाता है, जिसका कलर जो होता है वह मिल्की कलर का होता है, हिंदी में बोलते हैं दूधिया रंग का। तो कहा कि जब भी हमारे पास ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के जो हमारे पास ये CO2 बना, CO2 जो बनकर हमारे पास क्या हुआ, जो CaCO3 बनाया, तो यहां पे जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये कैल्शियम ऑक्साइड लेकर अगर CO2 के साथ मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट बना ले, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये तो एक तरह के क्षारक के रूप में काम करता है, बेस के रूप में, और जब ये CO2 के साथ मिलता है तो क्या बनाता है, अगर ये यहां से बना ले तो ये भी क्या करता है, यहां से इनके साथ मिलकर ये भी जो होता है वह क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ध्यान रखिएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है जब ये किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलता है तो यहां से ये क्या करता है, ये भी CaCO3 बनाता है और यहां से H2O बाहर निकलता है। अब देखिए तो यहां पर भी जो कैल्शियम कार्बोनेट बना ये भी एक तरह के रूप में क्या करता है, जो हमारे पास एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन किया। तो यहां पे जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है ये एक तरह के बेस के रूप में काम करता है। अभी आगे हम बताएंगे कि इसको हम बेस क्यों कहते हैं, ठीक है। तो जो भी हमारे पास जो ऑक्साइड होते हैं, अतः जब भी हमारे पास जो कोई क्षारक होता है या जब कोई बेसिक होता है तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, इसे रिएक्शन करने के बाद हम एक नए प्रोडक्ट का निर्माण कर सकते हैं। आपको बताया कि इसको अगर हम डिसाइड करना हो कि किस तरह से ये एसिड और किस तरह का बेस है, आप इसे कैसे डिसाइड करेंगे। हम आपको एक तरीका बताते हैं कि एसिड और बेस का आइडेंटिफाई कैसे करना है। देखिए एक काम करेंगे, सबसे पहले यहां पर एक हम प्रैक्टिकल बताने जा रहे हैं आपको, आप चूंकि स्कूल में आप चाहें तो उसको कर सकते हैं। यहां पर एक बड़ा सा कंटेनर लेते हैं, एक यहां पर बड़ा सा ग्लास टाइप का टेस्ट वो लेते हैं, फ्लास्क लेते हैं, ठीक है। और ये जो फ्लास्क यानी जो बीकर होता है इसमें क्या करेंगे कि यहां पर एक कॉर्क लगा देंगे। ये ध्यान रखेंगे ये रबर का कॉर्क होता है, ठीक है। ये रबर का एक कॉर्क लगा देते हैं। रबर क्यों लगाते हैं, ताकि रबर जो होता है वो करंट की फ्लो नहीं करता है, इसलिए इसको हम रबर लगाते हैं, ठीक है। अब देखोगे आयरन का कील जो दीवारों में ठोकी जाती है, उस आयरन की कील को यहां पर सेट कर देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके एक टर्मिनल से यहां पर ले आकर एक बैटरी लगाएंगे
उसके बाद एक स्विच लगाएंगे और यहां पर एक बल्ब लगाकर इसे जोड़ देंगे। ध्यान रखेंगे, जो इसका निगेटिव पोर्शन हो, छोटा पोर्शन होता है वो निगेटिव होता है और बड़ा पोर्शन पॉजिटिव होता है। यानी कि मतलब ये निगेटिव और ये पॉजिटिव हमको पता नहीं है, पर इसका वोल्टेज का जो भी छोटा सेल होता है वो निगेटिव, जब फिजिक्स बताएंगे तो वहां बताया जाएगा। ठीक है, अभी क्या करेंगे इसमें कि इसमें उसके बैटरी तक, मतलब इसके जहां पर आप तार जोड़े हैं उसके नीचे तक हम इसमें HCl डाल देंगे। आप कोई भी एसिड डाल सकते हो, आप यहां पर HCl डालो या H2SO4 डालो या HNO3 डालो या एसिटिक एसिड डालो या आप सिट्रिक एसिड डालो, कोई भी एसिड लेकर डाल दो। ठीक है, जब आप इसको डालोगे इसमें का कोई भी एसिड क्या कर सकते हैं, आप यहां डाल सकते हैं। ठीक है, अब जो हमारे पास ये सिस्टम मिला, अब इस सिस्टम को क्या करेंगे, यहां पे जो यहां बल्ब था इसको आप जोड़े हुए थे, अब इस स्विच को यहां से ऑन कर देंगे। स्विच क्या किए, ऑन कर दिए। अब समझो, स्विच जो ऑन किए तो ऑन करने के बाद ये क्या नाम है इसका, ये आपका बल्ब है, ये आपका स्विच है, ये आपका बैटरी है, ये जो है ये वायर है, तार जिसको बोलते हैं, और ये आयरन का कील है। ठीक है, आई बात समझ में। और इसमें हम क्या भर दिए, एसिड भर दिए। अब समझो, जैसे ही स्विच ऑन किए, क्या किए, स्विच ऑन किए, देखते हैं कि ये बल्ब जो होता है वो जलने लगता है। बड़ी इंटरेस्टेड बात आई कि यहां पे तो रबड़ लगा है, इन दोनों के प्लेट को हम जोड़े भी नहीं है। भाई जोड़ देते तो चलो भैया, बैटरी दोनों आपस में जोड़ देते तो क्या होता है, इसके आपस में कांटेक्ट हो जाता, तब ये वायर में करंट फ्लो करता और आसानी से क्या करता, जल जाता। पर ऐसा तो होता नहीं है, ये दोनों तो अलग अलग हैं। अब कॉर्क में विद्युत सप्लाई होता नहीं है, फिर ये बल्ब कैसे जला। बड़ी क्वेश्चन इंटरेस्टेड बात आने, क्वेश्चन कैसे बल्ब जला। तो यहां पर एक व्यक्ति जो था वह इस पूरी घटना को देख रहा था, ये पूरे घटनाक्रम को देख रहा था कि हो क्या रहा है। ठीक है, अब जो ये व्यक्ति थोड़ा सा अच्छा था, बालूल था इसके पास, आप इसको इस तरह से ना समझे, अच्छा खासा व्यक्ति था ये। ठीक है, अब देखते हुए बोला भैया एक हो क्या रहा है, लोग को समझ में नहीं आया कि बल्ब कैसे जल गया। ये जो व्यक्ति जो था ये बड़ा इंटरेस्टेड व्यक्ति था, और इन्होंने बात जब उत्पन्न हुई तो इनका नाम जो था वो थे आर्हेनियस। ये थे आर्हेनियस, साइंटिस्ट का नाम था। उन्होंने कहा कि जो तुम यहां पर एसिड यूज किए हो ना, ये एसिड जो होता है वह डाइल्यूटेड एसिड, मतलब ये एक्वस होता है। मतलब क्या, इसमें कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स मिले होते हैं। हम कहें हाँ ठीक है। तो कहा कि जो भी एसिड होता है, जो एसिड होता है, जब आप इसे एक्वस मीडियम में लेकर आओगे, H2O मॉलिक्यूल्स के रूप में लेकर आओगे, एक्वस में जब इसको घोलोगे तो यहां से ये अपने H+ आयन में टूट जाता है। मतलब कि यहां पर अगर कोई भी एसिड लेकर आओ तो वो क्या करेगा, अपने H+ आयन में टूट जाता। कोई भी एसिड लेकर आओ, आप H2SO4 को भी ले लोगे तो ये टूटता है 2H+ और SO4 2-। ये ऐसे दो स्टेप में टूटता है, एक टूटता है H+ और HSO4- में, फिर ये टूटता है H+ और SO4 2-। इसी को हम लोग डायरेक्ट रूप से लिखते हैं 2H+ और SO4 2-।
तो उन्होंने कहा कि जो भी यहां पे जो एसिड था, अब ये एसिड क्या किया, यहां से अपना H प्लस आयन इसको दिया, और H प्लस आयन, अब ये H प्लस आयन को आगे चलकर हम लोग प्रोटॉन के नाम से जानते हैं। क्या देते हैं हम लोग? प्रोटॉन के नाम से जानते हैं। तो जो H प्लस आयन यहां पे जो प्रोटॉन का ट्रांसपोर्ट हुआ, और ये प्रोटॉन के ट्रांसपोर्ट होने के चलते ये बल्ब क्या करने लगा? जलने लगा। ये बल्ब क्या करने लगा? जलने लगा। अब बड़ी इंटरेस्टेड बात आई कि जब आप इसमें प्रोटॉन H प्लस आयन ट्रांसपोर्ट किए, ये बल्ब जलने लगा, तो अगर हम ग्लूकोज ले लें C6H12O6, तो क्या इससे ही बल्ब जलेगा? कहा बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये एसिड नहीं होता है। ये जब आप इसको पानी में घोलोगे तो ये H प्लस आयन नहीं देगा। कहा चले ठीक है। आप अगर मान लीजिए कि C12H22O11, ये जो होता है शुगर का फॉर्मूला होता है, ये जो होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। अगर आप शुगर का यूज करें तो कहा हम ए भी H प्लस आयन नहीं देता है। मतलब कि जो एसिड होता है, जो अम्ल होता है, वही H प्लस आयन देता है, बाकी H प्लस आयन नहीं देते हैं। कहा ये तो बड़ा गड़बड़ बात है। कहा कि अगर मान लीजिए कि अगर NaOH ले ले, KOH ले ले, या CaOH का होल ट्वाइस ले ले, या MgOH का होल ट्वाइस ले ले, तो कहा कि ये जितने लोग हैं, ये सभी लोग जब आप H2O में डालोगे तो क्या होगा? तो उन्होंने कहा, देखो क्या समझाया। कहा जब इसको तोड़ोगे तो ये बनता है Mg2 प्लस और 2OH माइनस, ये बनता है Na प्लस और OH माइनस, ये बनता है K प्लस और OH माइनस, और ये बनता है Ca2 प्लस और 2OH माइनस। तो कहा कि देखो ये जो जलीय विलयन में जो वाटर मॉलिक्यूल जब डालने के बाद जो वाटर सॉल्यूशन में ये H प्लस आयन देता है, और यहां पर वाटर सॉल्यूशन में क्या देता है? OH माइनस आयन देता है। तो जो H प्लस आयन देता है, ये सारे के सारे जो होते हैं वह एसिड होते हैं, और जो OH माइनस आयन देता है वो सारे के सारे बेस होते हैं। तो कहा कि यही तो हमारा थ्योरी है कि जो यहां से H प्लस आयन निकला, जिसके चलते ये बल्ब जला, मतलब कि जलीय विलयन में क्या करता है, जब किसी एसिड को मिलाते हैं तो वो H प्लस आयन देता है। क्या देता है? H प्लस आयन देता है। और वहीं जब बेस को मिलाते हैं जब वाटर सॉल्यूशन में, तो क्या देता है? OH माइनस आयन देता है। आ रही बात समझ में? तो जो H प्लस आयन देता है वह एसिड होता है, और जो OH माइनस आयन देता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? बेस कहते हैं। और इसी कंसेप्ट को आगे चलकर अर्हेनियस की कंसेप्ट या अर्हेनियस की थ्योरी के नाम से जाना गया। आई बात समझ में? तो आप एक काम करो, डालो अर्हेनियस थ्योरी और इसमें लिखना शुरू करो। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं, कॉमा, अम्ल कहलाते हैं, एवं जो OH माइनस आयन देते हैं क्षार कहलाते हैं। आप इसको बना लीजिए, इंग्लिश वाले लिखिए। अर्हेनियस ने अपनी कंसेप्ट जो था वो कब दिए थे? याद है आप लोग को? नहीं याद है, हम बताते हैं आपको। 1887 में दिए थे। तो लिखिए, that acids are substance that dislocate in water by yield of electrically charged atom or molecules called ions, one which is a H plus ion and that base ionized in water to give OH minus ion, to give OH minus ion, to give OH minus ion। हो गया? तो लिखिए,
द सबस्टांस विच है गिव H प्लस आयन in aqueous medium and OH minus ion, sorry, H minus ion, H plus ion in aqueous medium is called acid and OH minus ion is called base. अब आप इसको क्या करिएगा, बना लीजिएगा. अब बड़ी इंटरेस्टेड बात आती है. ठीक है, आपके तो बात चलिए हमको समझ में आ गया कि हाँ ये बातें होती है. तो एक मजेदार बात ये आया कि ठीक है, आप जो है इसको आप कंसेप्ट क्लियर कर दिए कि चलिए जो H प्लस आयन देता है वो एसिड होता है, जो OH माइनस आयन देता है वो क्या होता है, बेस होता है. ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर एक छोटा सा हम एग्जांपल आपसे लें, इसको मिटाते हैं. ठीक है, अगर मान लीजिए कि हमारे पास NH3 है. ठीक है, जब NH3 को H2O के साथ मिलाते हैं तो जो ये NH3 होता है ये टूटता है तो H प्लस और OH माइनस आयन में टूटा H2O, ये यहां से इसको मिल जाता है तो ये बना लेता है NH4 प्लस और OH माइनस. ठीक है, समझिएगा कहानी. अगर मान लीजिए कि यहां पर अगर HCl होता और ये HCl, ठीक है, एक मान लीजिए कि हमारे पास HCl है, अगर ये H2O के साथ मिल जाए तो क्या होगा, यहां से ये टूटेगा H प्लस और Cl माइनस और ये H जो होता है इसको मिलता है तो ये बनाता है H3O प्लस और Cl माइनस. अब जरा गौर से समझो, यही H2O जो था एक जगह पे क्या किया, एज ए एसिड के रूप में काम, H प्लस आयन दिया. ठीक है, और यहीं पे जो है ये यहां पर जरा गौर समझना, यही जो H प्लस आयन जो था इसको मिला, यही H2O है जो यहां पर H प्लस आयन इसको देकर इससे अमोनियम आयन बनाया. क्या नाम है इसका, अमोनियम आयन, और इसे कहते हैं हम लोग हाइड्रोनियम आयन. अब जब समझो, कहा कि जो H2H जो था यहां पर H प्लस आयन दिया तो आप तो भैया अरेनियस से पूछा गया कि यहां H2O जो है ये H प्लस आयन देकर यहां पे तो एसिड के रूप में काम किया, लेकिन यहां पर यही H2O यहां H प्लस आयन यहां पे जो था वो H प्लस आयन डोनेट किया, मतलब दाता के रूप में काम किया, दिया इसको. और अगर यहीं पर H प्लस आयन जो किया वह एक्सेप्ट किया, मतलब ग्रहण किया, तब क्या होगा, फंस गया अरेनियस कि हम तो कहे कि H प्लस आयन जो देता हुआ एसिड होता है, यहां पे तो H प्लस आयन ले भी रहा है और मॉलिक्यूल दोनों सेम है. तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, तो यहां पर एक दूसरा व्यक्ति थे और जो दूसरा व्यक्ति लौट कर आए, उनका कहानी क्या था, उन्होंने कहा कि जो भी हमारे पास स्टोरी है, अब ये स्टोरी जो थी वो ट्विस्ट ले ली और यहां पर एक और नए साइंटिस्ट आए जिसका नाम था ब्रॉन्स्टेंट लोरी, ब्रॉन्स्टेंट लॉरी एक नए साइंटिस्ट है और उन्होंने अपना एक्सप्लेनेशन दिया और कहा कि जो मॉलिक्यूल्स, ध्यान रखेंगे, जो व्यक्ति जो मॉलिक्यूल्स H प्लस आयन देगा, डोनेट करेगा, मतलब देगा, वह एसिड होता है. वह मॉलिक्यूल्स जो H प्लस आयन देता है वह एसिड होता है और जो H प्लस आयन लेता है
मतलब एक्सेप्ट करता है वह बेस होता है। इसका परिभाषा क्या लिखेंगे? डेट मॉलिक्यूल्स व्हिच हैव गिव H प्लस आयन इज कॉल्ड एसिड एंड एक्सेप्ट H प्लस आयन इज कॉल्ड बेस। वे अणु या वे मॉलिक्यूल्स जो H प्लस आयन देता है उसे एसिड कहते हैं, जो H प्लस आयन लेता है उसे बेस कहते हैं। लिख लेंगे। मतलब कि यहां पे जो NH3 जो था, यहां H प्लस आयन क्या किया? एक्सेप्ट किया। H प्लस आयन क्या किया? एक्सेप्ट किया। तो यहां पर ये कहलाया एसिड, सॉरी एक्सेप्ट किया तो ये कहलाया बेस, और यहां पर H प्लस आयन ये डोनेट किया तो ये कहलाया एसिड। समझ में आया? यहां पर HCl जो है वो H प्लस आयन इसको डोनेट करता है तो कहलाया एसिड, और यहां पर H प्लस आयन ये एक्सेप्ट करता है तो ये कहलाया बेस। मतलब एक ही रिएक्शन में एसिड और बेस दोनों। तो ये कंसेप्ट था ब्रोस्टन-क्लोरी का, कहा कि जो H प्लस आयन देता है वह एसिड होता है, जो H प्लस आयन लेता है उसे बेस कहते हैं। ठीक है। लेकिन एक बच्चा हमसे पूछा कि सर ये बताइए, यहां जो ये H2O है ये तो दोनों काम कर रहा है, यहां तो H प्लस आयन दे भी रहा है, यहां H प्लस आयन ले भी रहा है, ये तो बड़ा अजीब आदमी है। कहे कि हाँ ये तो बड़ा अच्छा कंसेप्ट है। तो उन्होंने कहा कि जो H प्लस आयन देता है और लेता भी है, अब एक नया कंसेप्ट बनकर आ रहा है, वे यौगिक या that type of compound which have a tendency to accept H plus ion and tendency to donate H plus ion, मतलब जिसके पास H प्लस आयन लेने की भी टेंडेंसी होती है और देने की भी टेंडेंसी होती है, तो इस तरह के कंपाउंड को आगे चलकर हम लोग कहते हैं एम्फोटेरिक कंपाउंड। हिंदी में बोलते हैं उभय धर्मी यौगिक। क्या डिफिनेशन होगा? दैट टाइप ऑफ कंपाउंड विच हैव टेंडेंसी टू डोनेट H प्लस आयन एंड आल्सो हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट H प्लस आयन इज कॉल्ड एम्फोटेरिक कंपाउंड। वैसे यौगिक जो H प्लस आयन क्या करता है? दे भी सकता है, और H प्लस आयन लेने की भी क्षमता होती है, उसे कहते हैं हम लोग एम्फोटेरिक। और सबसे बेस्ट एग्जांपल जो होता है वह H2O। आई बात समझ में? अब इसी चीज को आगे चलकर कंसेप्ट को कहा गया कि चलो भैया, अब जो हमारे पास जो ये टेंडेंसी आया कि ठीक है आप H प्लस आयन डोनेट कर दिए, बात समझ में आ गया। जब आप जो है H प्लस आयन एक्सेप्ट कर लिए, ये तो बात समझ में आया। यहां पर एक और साइंटिस्ट ने अपना विचार दिए। देखो बेटा, ये जितने भी अर्हेनियस है, ब्रोस्टन-क्लोरी जो है, ये कोई भी थ्योरी जो है आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाते, पर आपको कंसेप्ट याद रखना चाहिए। अगर मान लीजिए आप कोई कंपटीशन, जब 10th के बाद 11th के एंट्रेंस के लिए आप किसी कंपटीशन की तैयारी करेंगे, वहां पे जो है आपके ब्रोस्टन-क्लोरी, अर्हेनियस, ये सब कंसेप्ट जो होते हैं पूछे जाते हैं, इसलिए आप खासकर इसे तैयार रखेंगे। अब जरा समझो, अब ये कहानी क्या है? तो कहा कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास, समझो यहां पे एक कहानी, एक रिएक्शन देते हैं आपको। अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक रिएक्शन है CH3NH2। जब ये रिएक्शन करता है तो यहां से जो CH3NH2, जब आप BH3 के साथ रिएक्शन कराते हैं, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, सॉरी बोरॉन है, तो ये हमारे पास जो बोरॉन नहीं, जो बोरॉन, अब बेरिलियम Be, बोरॉन B, ब्रोमीन Br, तो ये बोरॉन है। जब हाइड्रोजन ब्रोमाइड जब यहां पर रिएक्शन करता है, अब जरा समझो, ये जो बोरॉन जो हमारे पास बनता है, अब इसकी कहानी क्या होती है? जब ये रिएक्शन करता है तो क्या करता है? इनके साथ आकर ये जुड़ जाता है। ठीक है। अब जुड़ेगा तो कैसे जुड़ता है? कहा कि जो भी मॉलिक्यूल से इसके साथ अटैचमेंट होती है तो ये बनता है CH3NH2BH3, इसके ऊपर माइनस और इसके ऊपर प्लस चार्ज आता है। ठीक है। या आपको इससे दिक्कत हो तो आप ये भी लिख सकते हैं CH3NH2 और ये HCl। ठीक है। जब ये यहां पर इस तरह के मॉलिक्यूल जब मिलते हैं तो यहां से जो रिएक्शन होता है, अब ये रिएक्शन कैसे होता है? यहां पे ये H इसके साथ मिलता है तो बनता है CH3
NH3 प्लस और इसी के साथ जुड़ता है Cl माइनस। अब जरा गौर से समझना इसकी कहानी क्या है। जब आप बोरॉन का जब आप डॉट डॉट स्ट्रक्चर बनाते हो या नाइट्रोजन, आपको पता है नाइट्रोजन के आउटर जो होता है एटॉमिक नंबर 7 होता है, इसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन यहां से हाइड्रोजन इसके साथ बाइंड कर लेता है तो ये बनता है NH3। मतलब इसके पास यहां पर लोन पेयर, इसको हम लोग कहते हैं लोन पेयर। ठीक है, क्या बोलते हैं? लोन पेयर। या ये जो लोन पेयर होता है एज ए इलेक्ट्रॉन के रूप में पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन क्या है? आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन की संख्या ही है। ये जो आपको हम दिखाए ये क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो इसको आप इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। चूंकि ये पेयर में यहां पर ये बन गया स्ट्रक्चर तो इसको हम लोग बॉन्ड पेयर कह दिए और इसको हम लोग कह दिए लोन पेयर। आपको 9th क्लास में आप कॉन्सेप्ट सीखे होंगे कि जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर लेता है उसे हम लोग कहते हैं बॉन्ड पेयर, और जो एक्सेप्ट नहीं करता है, जो खड़ा रहता है, जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करता, हम लोग कहते हैं लोन पेयर। ठीक है, आप समझो। अब बात आती है कि जो लोन पेयर यहां पर हमारे पास मिला, ठीक, अब ये जो कहानी हमारे पास आता है कि जो H+ आयन देता है वह कहलाता है एसिड, और जो H+ आयन लेता है वो क्या कहलाता है? बेस। तो यहां पे अगर आप नीचे के रिएक्शन में देखेंगे तो ये NH3+ हुआ, मतलब यहां से H+ आयन इसको मिला, ये H+ आयन एक्सेप्ट किया कौन? नाइट्रोजन, तो ये कहला गया एसिड। ठीक है, और यहां पे Cl जो है वह H+ आयन डोनेट करता है तो कहला गया बेस। कोई दिक्कत? तो इसी को हम लोग कह सकते हैं ब्रोंस्टेंट। क्या चीज? इसको हम लोग कह सकते हैं ब्रोंस्टेंट बेस। सॉरी, इसे कह सकते हैं हम लोग क्या किया? ये H+ आयन एक्सेप्ट किया। गलत कर रहे हैं हम यहां पे। जो H+ आयन डोनेट करता है वह कहलाता है एसिड, और जो एक्सेप्ट करता है वो कहलाता है बेस। तो इसको हम लोग कह सकते हैं ब्रोंस्टेंट बेस, और इसे कहते हैं हम लोग ब्रोंस्टेंट एसिड। अब ध्यान दो यहां तक कहानी। ठीक है, अब ये जो लोन पेयर इसके पास जो है, इसके पास क्या है? लोन पेयर। अब जो लोन पेयर हमारे पास होता है, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनर के रूप में काम करते हैं, ध्यान रखेंगे, जो इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर क्या करता है? डोनेट करता है। जो इलेक्ट्रॉन डोनर के रूप में काम करता है, ये पूरी बिल्कुल अरेनियस से उल्टा है। जो H+ आयन देता हुआ एसिड होता है, जो H+ आयन लेता हुआ बेस होता है। लेकिन जो यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनर होता है वह कहलाता है लुईस बेस। अब यहां पर एक साइंटिस्ट आ गए, लुईस पास्चर। ठीक है, ये जो लुईस पास्चर है उन्होंने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, जो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, वह कहलाता है लुईस बेस, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वह कहलाता है लुईस एसिड। आई बात समझ में? जो एक्सेप्ट करता है वह कहलाता है क्या? एसिड, और जो डोनेट करता है उसे सॉरी, जो डोनर होता है उसे कहते हैं हम बेस, और जो एक्सेप्ट करता है उसे कहते हैं हम लोग एसिड। जब कोई भी व्यक्ति जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। जैसे में अगर ये A है, जब इसे आप एक इलेक्ट्रॉन देते हैं तो बन जाता है A-। पढ़े हो ना 9th में? ठीक है, और जब इसी को जब B- में है, जब एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो इसके नेगेटिव चार्ज होकर इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। या मान लीजिए कि यहीं पर B था, जब एक और इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो इस पर आ जाएगा B+। ठीक है, तो मतलब यहां पे ये BH3 जो है या HCl जो है, ये देखिए इसके ऊपर कौन चार्ज आ रहा है? नेगेटिव चार्ज आ रहा है। मतलब यहां पर जो NH3 जो था, यहां पे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है?
यहां पे जो NH2 यहां पे था, इस मॉलिक्यूल्स क्या कर रहा है, ये BH3 के साथ देखें तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, तब तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। और जब ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा वह होगा बेस, और जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। यहां पर BH जो है, देखो गौर से समझना, बड़ी इंटरेस्टेड कहानी है। यहां पे आप देखें तो यहां पर H+ आयन एक्सेप्ट हो रहा है। ध्यान से समझना, हम कहानी करने जा रहे हैं। यहां पर H+ आयन एक्सेप्ट हो रहा है, तो यह कहला गया, यहां पर हुआ ब्रोस्टेंट एसिड और ब्रोस्टेंट बेस का कंसेप्ट। यहां पे देखो NH2 है, यहां भी NH2 है, यहां पर H+ आयन का कोई आदान प्रदान नहीं हो रहा है, मतलब प्रोटॉन का कोई भी डोनेशन या एक्सेप्टेशन नहीं हो रहा है। बिल्कुल ध्यान से समझना, दोनों एग्जांपल में बहुत बेसिक अंतर है। यहां पे H+ आयन इसको दी जा रही है, तो ये हो गया ब्रोस्टेंट एसिड और ब्रोस्टेंट बेस। यहां पे जो है H+ आयन का कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा है, यहां पर BH3 है और यहां पर भी NH2 है, कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा है, मतलब सिर्फ इलेक्ट्रॉनों की ट्रांसपोर्टेशन हो रही है। ये जो इलेक्ट्रॉन का इसके बीच में आदान प्रदान हो रहा है, तभी यहां पॉजिटिव और क्या हुआ, नेगेटिव हुआ। जब इलेक्ट्रॉन ये लिया, एक्सेप्ट किया तो नेगेटिव हुआ, और ये डोनेट किया तो ये क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ। तो जब मतलब कि एक्सेप्ट करने का काम BH3 का है और डोनेट करने का काम NH2 का हुआ, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या किया, इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। और जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, देता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं लुईस बेस। और ये क्या किया, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया। ध्यान रहे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, H+ आयन डोनर नहीं है, ये H+ आयन अपने इसको देता नहीं है, समझ रहे हैं ना, H+ आयन इसको देता नहीं है, जैसा है उसी तरह एक्सेप्ट हो गया। तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन को क्या किया, एक्सेप्ट किया। और जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो ये कहला गया लुईस एसिड। तो कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है उसे कहते हैं लुईस एसिड, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है उसे कहते हैं लुईस बेस। आई बात समझ में। तो अर्हेनियस का कंसेप्ट, इसलिए हम दोनों को, ब्रोस्टन लोरी और अर्हेनियस को दोनों कंपेयर करने के लिए हम दो रिएक्शन दिए कि जहां H+ आयन डोनेट होता है वह एसिड, जहां H+ आयन एक्सेप्ट होता है वो बेस। लेकिन जहां इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है वो बेस, जहां इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होता है वह एसिड। अर्हेनियस और ब्रोस्टन लोरी की कंसेप्ट बिल्कुल एक दूसरे से अपोजिट दिशा में चलता है। एक इलेक्ट्रॉन यानी लोन पेयर की बात करता है और दूसरा H+ आयन की बात करता है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट होती है अर्हेनियस की कहानी का। जब ये एसिड और बेस आपको मिल जाता है, जब आपको मिल गया कि हाँ ये एसिड है ये बेस है, ठीक है, अब देखिए सबसे बड़ी चीज होती है कि जितने भी बेस होते हैं, ठीक है, सारे के सारे बेस जो होते हैं वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। एक बार ध्यान रखिएगा, जितने भी बेस, सभी के सभी बेस वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। आप देखे होंगे कि हमेशा जो होता है, जितने भी वो क्या कहते हैं सबस्टांस होते हैं, जो जहरीले सबस्टांस जो होते हैं, उनके ऊपर इस तरह की सिंबल बनाई जाती है, यहां पर हैंड का फिगर बनाया जाता है। तो ये डिसाइड करता है कि जो हमारे पास है काफी एसिडिक या बेसिक चीज है, ये सिंबल आपको रिप्रेजेंट की जाती है। तो ध्यान रखेंगे, सारे बेस जो होते हैं वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, इसीलिए ये नहीं कि उसको उठाकर टेस्ट कर लें, बिल्कुल नहीं। बेस जो होते हैं काफी हार्ड होते हैं। आप NaOH को ले लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड को ले लो, आप लिख जाओगे तो देखोगे कि चने का दाल जो होता है ना, उस तरह से बड़े बड़े होते हैं, सफेद सफेद रंग के। अगर हाथ पर रख देने के बाद हाथ को जला देता है, वो बहुत खतरनाक होता है। ठीक है, तो इसीलिए आप बेहतर होगा कि कोई भी बेसिक चीज को इतना जल्दी हाथ ना टच करें। ये नहीं कि उठाए, बेस तो है, थोड़ा सा कड़वा तो लगेगा, उठा के खा लिए, ऐसा काम आप कभी नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी एसिड को, आप आई होप कि आपको अर्हेनियस का, लुईस का, सबका कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो जो भी हमारे पास जो मिलाते हैं, जो वाटर में क्या कहते हैं, एसिड को मिलाते हैं या बेस को मिलाते हैं, तो जो हमें एसिड या बेस को जो मिलाने के बाद
उसके H+ आयन या OH- आयन में प्रति यूनिट जो कमी आती है उसी को हम आगे चलकर हम लोग कहते हैं डाइल्यूशन। क्या बोलते हैं? डाइल्यूशन। तो आप एक काम करें, एक डिफिनेशन लिख लीजिए। लिखिए, जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयतन की सांद्रता ब्रैकेट में लिखिए H+ आयन या OH- आयन में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। आप लिखिए, इंग्लिश में लिखिए, मिक्सिंग एन एसिड और बेस विथ वाटर results in decrease in the concentration of ions ब्रैकेट में लिखिए H3+O या OH- आयन पर यूनिट वॉल्यूम। Such process is called dilution. Such process is called dilution. And acid or base is called, acid and base is base is said to be diluted. ठीक है। अब जब हम अगली क्लास लेंगे तो वहां आपको सिखाएंगे एसिड बेस का आइडेंटिफाई कैसे कर। आपको पता है पीएच पेपर से हम लोग करते हैं। पीएच पेपर क्या होता है उसका कंसेप्ट आपको बता देंगे, किस तरह से आप उसे कैलकुलेट करते हैं, H+ आयन OH- आयन कैलकुलेट कैसे करते हैं। थोड़ा सा आपको हम कैलकुलेशन मेथड बता देंगे, ठीक है। अब उसके बाद फिर इसका हम लोग सीखेंगे सॉल्ट के बारे में, सॉल्ट के कुछ अच्छे कंसेप्ट, उसमें 3-4 कंपाउंड के बारे में सीखेंगे, ठीक है। तो अभी कम से कम इसका 2 लेक्चर और आएगा, आप इसको देख लीजिए। कोई अगर डाउट होगा तो उससे आप हमें जरूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछ सकते हैं कि कोई दिक्कत होगा तो उसकी पार्टिकुलर वीडियो बनाकर हम आपको अपलोड कर देंगे। ओके, आज इतना ही। थैंक यू सो मच।